हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है। मार्च 2025 की बच्चों मैगजीन आ चुकी है, मंथली मैगजीन हमारी। तो अपने करंट अफेयर्स के सारे डाउट्स को ख़त्म करने के लिए आज हम लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो डाल दी गई थी, टेलीग्राम लिंक पर एमसीक्यूज़ वगैरह डाले गए हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए और उसको भी कवर कीजिए। साथ साथ टेलीग्राम लिंक पर भी ज्वाइन करिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी बच्चे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस आज हम एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आईआर के। जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ध्यान से सुनना, सो दैट आप इजीली अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो हम सबसे पहला टॉपिक आज सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। देखो, बायलैटरल का मतलब ही यही है कि दो कंट्रीज़ के बीच में एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात होने जा रही है ना। अब ये क्यों बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब अभी यूनियन बजट आया 2025 का, तो वहाँ पर बोला गया, रिवाइज़ करने को बोला गया मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, ताकि इन्वेस्टर फ्रेंडली ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को बनाया जाए कि जो भी बाहर इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए तो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली वाला बजट हो, और साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो बजट फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ इन्वेस्टर फ्रेंडली वाला कुछ लेकर आया जाएगा। सबसे पहले हम गाइस समझते हैं कि ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होती क्या है। बड़े ध्यान से समझना, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, और ये एक तरह का ऐसा टूल है, ऐसा एक तरह का एक साधन है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये सुरक्षा मिलती है, एश्योरेंस मिलती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो वो करेंगे उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी स्टेट की सॉवरेन राइट टू रेगुलेट भी, क्योंकि यहाँ एश्योरेंस होती है, इसलिए किया जाता है। ध्यान रखना, अल्टीमेटली इसकी बात हम करने ही इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हो कि इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्वेस्टर को फ्रेंडली लगे कोई कंट्री, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, फॉरेन इन्वेस्टर। तो कॉन्सेप्ट जो ये आया, दे प्रोवाइड बेसिकली राइट्स टू इन्वेस्टर्स। कैसे करते हैं? इन्वेस्टर स्टेट का कोई डिस्प्यूट सेटल करना हो, कोई होम स्टेट हो, इन्वेस्टिंग स्टेट हो, है ना, कोई भी डिस्प्यूट सेटल करना हो, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी हो, तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। तो इंडिया ने, भारत ने न्यू मॉडल बीआईटी टैक्स 2015 में अप्रूव करा था, जो पुराना वाला 1993 का था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब ये बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, तरह तरह के ना हमने ना अग्रीमेंट्स भी करे हुए हैं। अब वो अग्रीमेंट्स कई तरह के कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, चाहे वो हमारा ना ये वाला हो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो। रीसेंट कंट्री जिसके साथ अभी हमने 2024 में बीआईटी साइन किया, ये पेपर में ना आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो हमने ट्रीटी करी है अभी दो कंट्रीज़ के साथ करी है, एक है आपका उज्बेकिस्तान, एक है आपका यूएई, दुबई के साथ हमने करी है, ठीक है। अब बायलैटरल जो ये मॉडल है ना इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, इसको समझते हैं ध्यान से कि इसमें क्या बेसिकली कोशिश की जाती है। ध्यान रखो, जीएस पेपर 2 के एस्पेक्ट के लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि वहीं पे आपका ये लिबरलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है जीएस पेपर 2 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखना। बीआईटी यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक तरह का रेसिप्रोकल अग्रीमेंट भी होता है, यानी दोनों कंट्रीज़ आपस में अग्रीमेंट कर रही हैं कि हम प्रमोट करेंगे, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी टेरिटरीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसी में एंटरप्राइज को भी डिफ़ाइन करा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्टर गुड फेथ में लेकर आया है, डोमेस्टिक लॉज को मानते हुए चलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके एंटरप्राइज के कैटेगरी में डाली जाएगी। ऐसे ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट थ्रू ड्यू प्रोसेस, यानी हर पार्टी को फुल प्रोटेक्शन अकॉर्ड की जाएगी। नेशनल ट्रीटमेंट यहाँ पर ट्रीट करा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को एट पार विद डोमेस्टिक कंपनीज़, है ना। ऐसे ही प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, यानी लिमिट्स कंट्रीज एबिलिटी टू डोमिनेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टेरिटरी। ये सारे के सारे यहाँ पर जो शब्द डाले गए हैं, ये सब फीचर्स हैं बेसिकली। ध्यान रखना, दे ऑल आर बेसिकली द फीचर्स ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसमें कि ये बोला गया है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होगा। हम दोनों ही एक दूसरे कंट्रीज़ का आपस में फुल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। हम कोई भी डोमिनेट नहीं करेगी कोई भी कंट्री किसी भी इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टर के साथ अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर का कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कुछ ऐसा उसको लगता है, तो उसको लोकल रेमेडी 5 ईयर्स के पीरियड के अंदर दी जाएगी। कोई भी एक्सक्लूजन करना हो मैटर्स टू प्रिजर्व द रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट और टैक्सेशन वगैरह वो भी एक्सक्लूड करा गया। अब आप समझो, ये जो बीआईटी है, अगर इसके बारे में हम ध्यान से सोचें
तो कम से कम ये मिनिमम गारंटी दोनों कंट्रीज़ को देती है। किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि नेशनल ट्रीटमेंट कैसे करना है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। और इसके लिए ही मैंने आपको कहा आर्बिट्रेशन भी है इसके, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पहला बीआईटी भारत का किस देश से और कब हुआ था, तो ध्यान रखना वो था यूके के साथ हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सबसे पहली बार हुआ था 1994 के अंदर। बीआईटी ने कई सारे अटेंशन को गेन किया 2010 में, ताकि हमारा फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंटर जो है वो सेटलमेंट हो पाए। 2011 में भी आपको मैं बताऊं तो इंडिया ने कई सारे फर्स्ट एडवर्स अवार्ड भी सफ़र किया था डिस्प्यूट राइजिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीआईटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हुई और अब देखा हमने इसको मैकेनिज़्म को हमने चेंज भी करा है। अब देखो यहीं पे हमने ना कुछ बातें करी हैं अभी, तो हम समझते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन से नाम हट गया था। तो होता क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि ऐसा प्रिंसिपल जहां कंट्रीज़ को ट्रीट किया जाएगा टू ऑल अदर कंट्रीज़ इक्वली। तो WTO का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल होता है, ये सभी कंट्रीज़ को इक्वल ट्रेड देने के लिए, यानी सभी को सेम एक तरह का एडवांटेज देना है। फिर ये भी ध्यान रखा जाता है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का, यानी कि हर स्टेट को मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए। फेयर एंड इक्विटेबल की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिनिमम स्टैंडर्ड मिले, उसको कोई डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ना फेस करना पड़े, इसके लिए ही फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात कही जाती है। अब आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं जो बीआईटी के आर्किटेक्चर में भारत को दिक्कत देते हैं। कह रहा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में ये है कि बहुत एम्बिग्यूटी है। कह रहा कैसे एम्बिग्यूटी है? कह रहा हमारे देश में ना क्लैरिटी नहीं है कुछ टर्म्स की, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कैसे यूज़ किया जाएगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन समझ ना आए तो ISDS का जो ट्राइब्यूनल है उसको वो कैसे मैनेज करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेके अभी तक, है ना। जैसे भारत के अंदर 37 नोटिस आए डिस्प्यूट के आए, 8 स्टिल एक्टिव हैं, आर्बिट्रेशन स्टेज में अभी तक पड़े हुए हैं, तो इतना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। फिर मैंडेटरी वेटिंग पीरियड टू एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज़। तो गिवन इंडियाज ओवरबर्डन जुडिशरी, तो ओवरबर्डन हमारी जुडिशरी ऑलरेडी रहती है। मैंने आपको बताया ना कितने सारे केसेस हमारे यहाँ पेंडेंसी के अंदर रहते हैं। लीगल अनसर्टेनिटी है, रिस्ट्रिक्शन है ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ जो ICDS है, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इसके प्रति, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर लिमिटेड राइट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, कुछ इश्यूज़ हैं मॉडल बीआईटी को लेकर, जैसे एक्सक्लूजन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन एंड द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स को लेकर है ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो। ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट मैंडेट पॉलिसी चेंजेस, जितने भी ट्राइब्यूनल्स जो इसमें काम करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को इतना राइट तो देते नहीं हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड ही हटा देते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का। ये सारी बातें पॉलिसी चेंजेस करके राज़ी नहीं है, मॉनेटरी कंपनसेशन के बारे में सोचते ही नहीं है। तो इन्वेस्टर ना, देखो इन्वेस्टर का ना कॉन्फिडेंस तो टूटेगा ही जब उसको डिस्प्यूट में इतना फंस जाएगा वो, तो कौन आएगा पैसे लगाने, बताओ। फिर ICSGID कन्वेंशन होती है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो भारत ना इसका मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट करके, इसका भारत है नहीं। 1966 में कन्वेंशन बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन है जो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट होता है उसमें कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन कराना, है ना, कोई जैसे मान लो 2 पार्टी लड़ रही हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, या किसी तरीके से ना कोर्ट वोट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मैनेज कराते हैं कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन करके। भारत इसका मेंबर नहीं है, तो लिमिटेड ऑप्शन रह गए ना, इन्वेस्टर क्यों आपके यहाँ पैसे लगाएगा। तो यहाँ वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहले ना ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा ना क्लैरिटी को दिखाएं, मतलब स्टेट है, इन्वेस्टर है, हम ना आर्बिट्रल डिस्क्रिशन पे कर्ब करना है हमें। जो भारत है, UAE है स्पेसिफिकली, वो लिस्ट करें कि कब स्टेट एक्शन किस ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लिंकिंग इट टू टर्म्स लाइक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो भारत और UAE ने जो स्पेसिफिकली लिस्ट किया तो उससे फिर विल अमाउंट टू ट्रीटी वायलेशन, है ना, इंस्टेड ऑफ लिंकिंग इट टू टर्म्स लाइक जो भी है। तो हम क्या करें, हम ना सबसे पहले जो भी हम किसी भी स्टेट या इन्वेस्टर के साथ हम कर रहे हैं, हम टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल क्लियर कट रखें, स्पेसिफिक लिस्ट बना लें।
फिर उसके बाद हमें ना रिड्यूस मैंडेटरी पीरियड को ख़त्म करना है कि इन्वेस्टर को वो सेलेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक कोर्ट में उसको जाना है या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अप फ्रंट में जाना है, उसका मैंडेटरी वेटिंग पीरियड उसका ख़त्म होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रोविज़न है उसमें एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है कि वो ट्रीटी शॉपिंग को प्रिवेंट करे वाइल इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीटी शॉपिंग समझते हो क्या है? टिपिकली इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू इनडायरेक्टली एक्सेस द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी। कि बेसिकली अगर आप ध्यान से समझो तो ट्रीटी शॉपिंग शब्द के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो जितनी भी टर्म्स मैं आपको बताती हूँ ना, इनको बहुत ध्यान से आप समझा करो कि ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है। ट्रीटी शॉपिंग जो एक शब्द आया है इसका मतलब होता है टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। लिख लो कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अटेम्प्ट टू इनडायरेक्टली एक्सेस द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी। ये एक तरीके का टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल बिजनेस ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे इनकम इंटरमीडियरी के या टैक्स हेवन करके कुछ बनाना चाहते हैं ताकि उनको मोस्ट फेवरेबल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मिल पाए और वो किसी तरह से टैक्स की लायबिलिटी को कंट्रीज़ में एलिमिनेट करके अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाए। तो ट्रीटी शॉपिंग एक तरह से टैक्स ट्रीटी बेनिफिट देती है। इमेजिन करो एक बंदा कंट्री ए में है, ठीक है, पर्सन जो है वो कंट्री ए से बिलोंग करता है, बट उसका कोई बेनिफिशियल नहीं है DTA विद द कंट्री सी के साथ, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मेक्स अ कैपिटल गेन उसको कंट्री बी में मिल जाता है तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर लेता है। तो क्या करता है वो, कंपनी को उसको पता चल गया, मान लो कंट्री ए से है बंदा, कंट्री सी में उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है टैक्स ट्रीटी का, डबल टैक्सेशन का, वहाँ पर वो कुछ नहीं करेगा। वो कंट्री बी में उसको पता है यहाँ कैपिटल गेन हो जाएगा मुझे, तो यहाँ पर सेटअप कर लेता है क्या, टैक्स हेवन करने का। वहाँ पर उसको बेनिफिट हो जाता है कंट्री बी का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लगाने का। तो दे आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री बी, बट वो उसको कर लेगा। तो टैक्स जो ट्रीटी शॉपिंग होता है ये एक प्रॉब्लम भी है गाइस। ट्रीटी शॉपिंग से टैक्स अवॉइडेंस आप बेसिकली अवॉइड कर रहे हो, टैक्स ना देना पड़े आपको। इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, अनइक्वल प्ले फील्ड क्रिएट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो वे फॉरवर्ड में इसीलिए कह रहा है कि आप MFN के प्रोविजंस को अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और प्रिवेंट करना है हमें ट्रीटी शॉपिंग जैसी चीज़ों को। फिर चौथी चीज़ें हैं नैरोली डिफाइंड FET प्रोविजंस। हमने जितने भी प्रोविजंस हैं वो ठीक से नहीं कर रखे हैं, सिमिलर टू यूरोपियन यूनियन न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। फिर हमें सिग्नेटरी बनना है टू द ICSID कन्वेंशन में ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो। हमें रिमूव करना है ब्लैंकेट एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स मेजर्स को। डेवलप करना है हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन ताकि रिलायंस हमारी फॉरेन लीगल फर्म्स में रिड्यूस होती चली जाए। हमें प्रमोट करना है, डेवलप करना है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हम बनाएं। फिर एक ऐसा पूल क्रिएट करें डोमेस्टिक लॉयर्स एंड लॉ फर्म ताकि हम इन्वेस्टमेंट को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज करने की हमें ज़रूरत है ताकि हमें अपनी ही कंट्री में डोमेस्टिक ऐसा मिल जाए कि इन्वेस्टर आपकी कंट्री में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तो फिर अच्छा है ना, वो फटाफट इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेगा। तो आपको दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि भारत जो ICSID का नहीं है तो वहाँ पर भी वो बन जाए। यूरोपियन यूनियन की तरह भी हमें कोशिश करनी पड़े, बेटर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इन्वेस्टर और स्टेट राइट्स में, बहुत ज़रूरत है, तभी कोई इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। ये सारे मेंबर स्टेट्स को ज़रूर ध्यान रख लेना, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री डायलॉग पार्टनर है, कौन सी कंट्री स्टेट्स हैं, इस सारा का सारा ध्यान रखना कि जैसे डायलॉग पार्टनर में यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया कि वो डायलॉग पार्टनर है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, डायलॉग पार्टनर है, रशिया क्या है, डायलॉग पार्टनर है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही कंट्रीज़ का इंडिया ने एक्चुअली ना, क्यों हम आयोरा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि इंडिया ने चेयर ऑफ करने वाला इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए IORA को। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपसे इस बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन जाए इससे। तो आयोरा है क्या? बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में आई थी। इसका विजन था, एक्चुअली विजन कैसे क्रिएट हुआ, ये जब विजिट चल रही थी नेल्सन मंडेला जी की इंडिया में तब ये क्रिएट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जितना भी इंडियन ओशन रीजन है उस पर हमें चलना है। इसका सेक्रेटेरिएट लेकिन मॉरिशस में, ये ध्यान रखना। 23 मेंबर्स हैं, 12 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठता है जो हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सभी इसको लेके चलता है। इसमें ट्रायोका भी है, करंट चेयर, वाइस चेयरमैन है, फ्यूचर चेयरमैन है, पास्ट चेयर, ये सब बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है।
फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इनके देखो तो इसमें इंडियन ओशन डायलॉग है, 2013 में ही आया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं डायलॉग अमंग उनमें होता रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी इसको असिस्टेंस मिले। अब देखो इसके ना प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि देखो भारत इस बार ही चेयर कर रहा है 2 सालों के लिए, तो भारत इस पर क्या क्या काम करेगा। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात ये करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की, फिशरी को कैसे मैनेज करना है, डिजास्टर रिस्क को कैसे रोकना है, ब्लू इकॉनमी को कैसे प्रमोट करना है, इवन वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सब पर भी ये ध्यान देते हैं। अब भारत के लिए आयरो का ब्लॉक इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत तो समझो 75% भारत का यहीं से तो रूट जा रहा है। जियो स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा है। इंडियन ओशन जो है बेसिकली वो 75% ट्रांसपोर्ट करता है ग्लोबल ट्रेड और 50% ऑयल कंजम्पशन इसी रूट से हो रही है। हमारा तो 800 बिलियन का ट्रेड यहीं से हो रहा है। सोचो आप, पैसे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैलेंज इसलिए आ जाता है क्योंकि सार्क का हम बैठते ही नहीं सार्क में। बिम्स्टेक की मीटिंग अभी हुई है, सार्क की मीटिंग में हम कितना मिले हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन है। तो हमारे लिए आयोरा ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ स्पेस है हमारा आयोरा। जैसे आयोरा लेस कॉन्टेशियस स्पेस फॉर इंडिया। क्वाड वार्ड में फिर भी रहता ही है ना, मिलिट्री एलीज हैं, कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ देखो कोई मिलिट्री की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड की बात, फिशरी की बात, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो यूनाइटेड नेशंस भी चाहता है। हम चाहते हैं एक रेगुलर वर्कशॉप चलती रहे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। फिर लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज़ ये हैं कि हमारे पास ना फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है इस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी को। फंड नहीं है क्योंकि कोई ग्रोइंग एरिया इंगेजमेंट का है नहीं, कंपटीशन है दूसरे ब्लॉक्स के साथ। बिम्स्टेक हुआ, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हुआ। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस ये है कि जो सेक्रेटेरिएट जो इसका मॉरिशस में है ना, वहाँ पे इतना स्टाफ नहीं है और टेक्नोलॉजी की उनको इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। लाइक दे हैव अ वेरी इनसफिशिएंट नॉलेज फॉर द सेम। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ही, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन आपको पता ही है, हमेशा ही ख़राब रहता है। रशिया यूक्रेन की वॉर कंटिन्यू है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट BRI की वजह से हमारे जो डायलॉग में वो इतना अच्छे हो नहीं पाते हैं। दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर इंगेज यहाँ पर कर नहीं रहा है, फंडिंग की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो हाउती का अटैक हो, ये सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है कि हमें अपने आयोरा के गोल्स को लेकर तो चलना ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बेसिकली होस्ट दिस टाइम फॉर 2 years। हम ना सागर के साथ भी इसको कंबाइन करते हैं। सागर बोले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन पे ज़रूर चलें हम, तब भी भारत ना प्रमोट कर पाएगा रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। और अगर भारत को लगता है ना कि आयोरा की लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, तो उसके लिए भारत ना सस्टेनेबल फंडिंग भी सिक्योर करे। उसके लिए चाहे सीड फंडिंग करानी पड़े, PPP मॉडल पे यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलना पड़े, इंडस्ट्री की इंगेजमेंट भी करनी पड़े, तो भी भारत उससे पीछे ना हटे। देखो सीड फंडिंग का मतलब समझते हो, फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग को कहते हैं। किसी स्टार्टअप को जब रिसीव होता है ना, तो उसको कहते हैं। किसी भी अर्ली स्टेज पे कोई आइडिया बताया आपने, कुशल इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है ना। अपने कॉन्सेप्ट को वैलिडेट कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए सीड फंडिंग इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट गाइस। इसीलिए कह रहा है कि चाहे सीड फंडिंग करनी पड़े, चाहे कोई भी मैकेनिज्म आपको अपनाना पड़े, तो आप फंडिंग सबसे पहले निकालो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन करो, नेवल कॉपरेशन वगैरह नहीं चलाओ। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंडिया मॉरिशस का बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। देखो इंडिया और मॉरिशस एलिवेटेड देयर टाइज टू एन एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग इंडिया की जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी कंट्री में, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा कैपिटल ध्यान रखना, पोर्ट लुइस इसका कैपिटल है, यहीं पे मॉरिशस का ये जगह है। और फिजियोग्राफिकली अगर आप देखो इसको, तो ये पार्ट ऑफ मैस्करीन आइलैंड का पार्ट है, वोल्केनिक आइलैंड है, कोरल रीफ से सराउंडेड है। चगाओस आर्कीपिलागो डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद यूके इसका साथ चलता है। रिसेंटली यूएस ने अप्रूव करा यूकेस प्लान टू हैंड ओवर द चागोस आइलैंड। उन्होंने बोला यूएस ने साफ साफ यूके वालों को, भैया दो मॉरिशस को, दो चागोस आइलैंड। अब प्राइम मिनिस्टर भी गए, फिर यहाँ पर भी कोऑपरेशन बढ़े सेवरल सेक्टर्स में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रमोट ट्रेड वगैरह हो। तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारा तो विजन ही है ग्लोबल साउथ, महासागर पे हम काम करना चाहते हैं। तो महासागर बोले तो जैसे हमारा सागर तो था ही सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर क्रॉस रीजन्स, अभी महासागर है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट करना। तो नेविगेशनल चार्ट बनाया हमने, सेंट ब्रेंसन आइलैंड ऑल्सो हैंडेड ओवर, ये भी बात हुई। तो भारत यहाँ पर क्यों इतना मॉरिशस के लिए मतलब इतना वो हो रहा है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिशस इन इंडिया
इंडिया ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस मॉरिशस के साथ 1948 में ही कर दिए थे, जब इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की थी। अब भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मॉरिशस, बड़े ध्यान से समझना। पहला कारण है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मॉरिशस कहाँ पर है? लोकेटेड है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो इंडिया के मैरीटाइम रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना पोल ऑफ स्ट्रिंग बनाते हुए चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। तो इसकी वजह से हमें पायरेसिंग, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग झेलनी और ज़्यादा पड़ सकती है, इसलिए हमारे लिए मॉरिशस इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जियोपॉलिटिकली इसको स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन बोलते हैं, क्योंकि मॉरिशस एकदम हार्ट पर है ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट। क्यों यूएस? ऐसे कि यूएस किसी की मदद करेगा? यूएस कभी किसी की मदद बिना इंटरेस्ट के कभी नहीं करता। यूके को बोलेगा वो जाके इनको आइलैंड दो, तो चाइना, यूरोप, गल्फ नेशन सब मरते हैं इनसे दोस्ती करने के लिए। चाइना ने इवन जिबूती में अपना बेस क्रिएट करा, विच हैज़ मेड मॉरिशस अ स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट। सोचो आप। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर है मॉरिशस, इंडिया के एफर्ट टू सिक्योर इंडियन ओशन में बहुत बड़ा पार्टनर है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वी आर द पार्ट ऑफ द कंट्रीज। हम मॉरिशस अगली का आइलैंड पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। एयर स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया इनॉग्रेटेड न्यू स्ट्रिप वगैरह भी हमने भी तैयार करी है। फिर बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा गेटवे है। फिर कल्चरल टाइज की बात करें तो 70% मॉरिशस की पॉपुलेशन भारत की ओरिजिन है, तो हमारा कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज तो बहुत पुराना है। इवन जो गिरमिटियाज होते थे, जो इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स होते थे, वो भी बहुत टाइम से मॉरिशस में रहे हैं, वो इंडियन लेबरर्स ही तो होते थे। लेकिन भारत और मॉरिशस में कुछ खराबी है, कुछ चैलेंजेस हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, 1901 में 1901 में महात्मा गांधी ने एक स्टेप लिया था, मेड अ स्टॉप इन मॉरिशस एज ट्राइब्यूट टू गांधी जी। नेशनल डे ऑफ मॉरिशस सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 12 को, एक ऐसा दिन जहां पर दांडी मार्च को किया गया था। अब चैलेंजेस क्या है इंडिया मॉरिशस रिलेशंस में? तो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया मॉरिशस को लेके, वो है हमारे सामने ट्रेड एंड टैक्सेशन अग्रीमेंट। यानी मॉरिशस जो है वो सॉट अमेंडमेंट टू इट्स ट्रेड एंड टैक्सेशन अग्रीमेंट में चाहता है विद इंडिया टू रिस्टोर इट्स पोजीशन एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो सिंस द 2016 ट्रीटी रिवीजन, एफडीआई इनफ्लोज हुआ फ्रॉम मॉरिशस टू इंडिया शार्पली डिक्लाइन होने लगा। एंड मॉरिशस क्या चाहता था? सीकिंग पैरिटी विद सिंगापुर, और इसको पोजीशन करना चाहता था एज अ गेटवे फॉर इंडियन इन्वेस्टर, और बेसिकली अफ्रीकन मार्केट को ढूंढ रहा था वो वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि मॉरिशस का कुछ अलग ध्यान है, हमारी कुछ अलग ट्रीटीज़ है, और चाइना छोड़ेगा कहीं पर भी। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खोल के, एक इनका बैकेटेले डैम है, वहाँ पर एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार करने लग जाता है, क्रूज शिप टर्मिनल भेजने लग जाता है। फिर एथनिक इंगेजमेंट बैलेंस करना, क्योंकि बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं, तो इंडिया हैज़ टू इंगेज ताकि बैलेंस बन पाए। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, आप समझो मॉरिशस एक हब है ड्रग ट्रैफिकिंग का, जिससे इंडिया के लिए कितना बड़ा रिस्क है सोचो। और एनवायरनमेंट की बात करते हो, मैरीटाइम क्लाइमेट, यहाँ पे इतना चैलेंज रहता है, सी लेवल राइज, साइक्लोन वगैरह का। तो इंडिया देखो अब, लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर देखो गए कि नहीं गए हमारे, तो लीडिंग डेवलपमेंट करनी है हमें, एक लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर बनना है। जब भी कोई क्राइसिस आए, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसे भारत बनता है, भारत के लिए ही, कि भारत की इमेज ऐसी है इस समय कि भारत एक रिलायबल एंड सपोर्टिव फ्रेंड है। वेल मॉरिशस कॉन्टिन्यूज टू बैलेंस टाइज विद ग्लोबल पावर्स। हमें इंडिया के कंसिस्टेंट सपोर्ट का ध्यान रखना है, सोवरेनिटी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी टू मॉरिशस सिग्नल्स इंडियाज डीप कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग दिस यूनिक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब महासागर की यहाँ बात की जाए तो महासागर क्या है, हमने इसका फुल फॉर्म देख लिया है। सागर को और एक्सपेंड किया गया है। भारत एक वाइडर रीच बढ़ाना चाहता है ग्लोबल साउथ में, कि हमें ये भी काम करना है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, म्यूचुअल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हमें काम करना है। तो महासागर बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया है, बाईएनुअल इनिशिएटिव, ताकि लिया जाए और सभी कंट्रीज इस पर चल पाएँ, ताकि हम ना बेसिकली विश्व गुरु तो बनना ही है, लेकिन उससे पहले हम ये सारी चीज़ों को टैकल कर पाएँ। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की विजिट पे गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हमारे यहाँ आए थे इंडिया में, ऑफिशियल विजिट थी, 5 डे की विजिट थी। तो न्यूजीलैंड में ज्वाइन हुआ
ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को, और ये मेंबर भी बन गए कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के। कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स को लेके। और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हमारे रिश्ते की क्या है तो मैं आपको बता दूं, बायलैटरल ट्रेड हम दोनों कंट्रीज़ करते आए हैं। 2023-24 में अगर आप देखो तो इंडिया और न्यूजीलैंड का ट्रेड $1.75 बिलियन था। भारत का ट्रेड सरप्लस में है। न्यूजीलैंड भारत को बहुत सी चीज़ें देता है, वुड देता है, आयरन स्टील देता है, एल्युमिनियम देता है, फ्रूट एंड नट्स देता है। इंडिया भी देता है न्यूजीलैंड को, एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, पर्ल्स, प्रेशर स्टोन्स, मशीनरी, ये सब देता है। न्यूजीलैंड की लोकेशन प्लीज़ ध्यान में रखना कि न्यूजीलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है। अब डिफेंस एंड एप्स की बात करें अगर, तो दोनों ही कंट्रीज़ नेवीज़ में दे आर वर्किंग टुगेदर। हमारा कंबाइंड टास्क फोर्स 150 करके उस पर हम काम करते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे को देते हैं। इवन सबसे बड़ी बात, रुक के यहाँ पे सुनना, न्यूजीलैंड भारत के कैंडिडेचर टू परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत को सपोर्ट करता है। तो देखो जी, हम तो ऐसे ही लोगों को चाहेंगे कि वो हमारे फ्रेंड बने रहें। फिर एक्सेस है ना, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। देखो दोनों कंट्रीज शेयर कॉमन स्टांस, चाहे वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, एंटी टेररिज्म, हम चाइना के ग्रोइंग प्रेजेंस से दोनों परेशान इंडो पैसिफिक के लिए। तो न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को एक प्रायोरिटी कंट्री बनाता आया है। 2011 से ही कहा भाई, ओपन डोर्स टू इंडियाज पॉलिसी। सेफ्टी एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट सोर्स है स्किल्ड माइग्रेंट्स का, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड। सोचो आप। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो एनजे बिकम अ मेंबर 2024 में न्यूजीलैंड हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर भी बन गया था। ये ध्यान रखना है आपको। क्लोज सपोर्टिंग लिंक्स भी हैं हमारे क्रिकेट में, हॉकी में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में। स्पोर्टिंग यूनिटी हम इसको हैज़ बीन प्लान है 2026, ताकि हम 100 ईयर्स ऑफ स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट बनाए। जो हमारा खेलों में इतना सारा साल हो गए हैं उसको हम सेलिब्रेट भी 2026 में करने वाले हैं। फिर चैलेंजेस क्या है बायलैटरल रिलेशंस में? बहुत FTA का डोंग हमारा रहता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इतने हमने नेगोशिएशन राउंड खेल लिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से, डेयरी एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर टैरिफ की वजह से पोटेंशियल डिसरप्ट हो जाते हैं हमारे रिलेशंस, यही ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन फॉरेन कंट्रीज़ पे इतना होता है, डोमेस्टिक प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखो न्यूजीलैंड में भी चलती है। खालिस्तान, वहाँ पर भी सिख फॉर जस्टिस जो करते रहते हैं ना, बार बार छेड़खानी करते रहते हैं, फिर यहीं पे कलेश पड़ता है। दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड का स्ट्रॉन्ग टाइज चाइना के साथ है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों कंट्रीज़ को देखो चाहिए क्या, वो चाहिए ये कि FTA को ना वो सेंसिटिविटी के साथ डिस्कस करें और रेसिप्रोकल बेनिफिट दें दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे को। सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए देखो आपसी बातचीत से ही फैसला निकलेगा। ये बात ठीक है कि यू शुड रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड लॉफुल प्रोटेस्ट, बट यार देख तो लो दूसरे कंट्रीज़ में आप बायलैटरल टास्क इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ को क्यों उठाते हो? हाई लेवल डिस्कशन करो। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ लाइक चाइना का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी पे खतरा हो सकता है, इनको इस तरह से समझाया जा सकता है ना कि तुम चाइना करते रहो, कल चाइना तुम्हें ना ख़त्म कर देगा पूरी तरह से। तो खैर वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड इन दिस ऑल्सो। तो लाइक दिस चलिए मूव करते हैं, शॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही शॉर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का न्यू रोड मैप तैयार हो रहा है फॉर इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद इंडिया। देखो जी, 4 तरह के सुपर हाईवेज तैयार किए जा रहे हैं इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का ये एम्बिशियस रोड मैप फोकस है कि भाई हम ना डीपन करें, डाइवर्सिफाई करें अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज इंडिया के साथ। तो क्लीन एनर्जी हुआ, एजुकेशन स्किल हुआ, एग्री बिजनेस टूरिज्म हुआ, इन सब पे हम काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और रोड मैप जैसे बेसिकली तैयार हुआ है ना, तो इन्होंने ना 50 स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी तैयार करी हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया का इंगेजमेंट इंडिया से और ज़्यादा बढ़े। तो डिफेंस इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर स्पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड भी है ताकि इससे नए कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भारत को मिले। और इसके साथ ही साथ हमने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। हम ना रीइनवोग्रेट करा है हमने ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को भी, ताकि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैत्री, फ्रेंडशिप वगैरह भी हो सके। फिर इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड वो ऑस्ट्रेलिया के साथ बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने NDS को आइडेंटिफाई किया कि भाई टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर है। फिर हम डिफेंस कोऑपरेशन में हमेशा जुड़े रहते हैं। देखो चाहे वो ऑस्ट्रा हिंद हो, चाहे वो ऑसी इंडेक्स हो, चाहे पिच ब्लैक हो, हमारी तीनों की तीनों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। इसको रट लेना ताकि जब भी कोई रिलेशनशिप आप लिखने जाओ तो आपको पता हो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी ही करनी है, राइट। मूव टू दी नेक्स्ट लाइन जिसमें हम 5 आइज इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं।
देखो जी, ये ना ऐसा नहीं है कि अभी अभी कॉन्सेप्ट आया है। 1946 में ही इसको ब्रिटिश, आप समझो कि यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट ने बनाया था। यानी आप समझो कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई ना, उसके दौरान इसको बनाया गया था। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसने रहा कि जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे सेवरल कंट्रीज़ के, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 5 अलायंस, जिसमें कि ये क्वेश्चन कोर मेंबर्स बस पता है आपको, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, 5। तो अभी क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसमें इंडिया, दिल्ली का भी पार्ट बना अभी। तो अभी क्या बोल रहे हैं ना, ये जो बेसिकली ना इस बात ध्यान दे रहे हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब दे आर ट्रैफिक एनालाइज करना, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। तो ना इसमें ना इसी में एक ना रिव्यू काउंसिल भी बिठाई गई 2016 के अंदर, मेंबर कंट्रीज़ को बुला के। तो देखो ये जो बेसिकली 5 इंटेलिजेंस का क्या यूसेज है, ये ना मॉनिटर करते हैं थ्रेट को, चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को, कोई साइबर थ्रेट तो नहीं है, मेडिकल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये जो इंटेलिजेंस यूनिट है ना, ये हर एक चीज़ में ये चेक करती है कि किस किस तरह का आगे आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेडिकल इंटेलिजेंस को, जो स्पेशल इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूसली शेयर थ्रू सीक्रेट डेटा बेसिस के साथ ये शेयर भी करते हैं। तो ये जो अलाइंस है बेसिकली बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये वाली अलाइंस। आप समझ रहे हो कि ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग वर्क नेटवर्क साइट है, जहाँ पर ये यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बनाया ही इसीलिए गया था ताकि काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी को ठीक किया जा सके। बात समझ रहे हो, इनका सारा फोकस इंटेलिजेंस शेयरिंग, पर्टिकुलरली सिग्नल इंटेलिजेंस पे रहता है। और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि आप समझो जब कोल्ड वॉर चल रही थी या वॉर ऑन टेरर थी या रशिया का इन्वेजन था, ये क्या करते हैं, ये ना चेक करते हैं चीज़ों को, जो भी ग्लोबल इवेंट चल रहे होते हैं। तो ये ना अपनी पूरी इंटेलिजेंस को उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है इनका योगदान। 5 इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ज़बरदस्त मामला है ये। तो ये कंट्रीज़ जो है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट भी करती हैं, और इसके साथ ही साथ देख लो ये क्वेश्चन में आ भी सकता है कि अलायंस का बनने का कारण वही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ही इसको चुना गया, बनाया गया, ताकि ये अच्छे से पूरे इंटेलिजेंस गैदरिंग और सिक्योरिटी का ध्यान रख पाए। चाइना की प्रेजेंस को बहुत रोकने की ज़रूरत है। म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉमन लैंग्वेज पे इसको तैयार किया गया था, ठीक है, समझ गए बात को। चलो स्क्वाड अलायंस पढ़ते हैं अभी। स्क्वाड अलायंस में फिलीपींस अर्ज किया है इंडिया को कि वो स्क्वाड अलायंस बोल रहा है फिलीपींस हमें कि ज्वाइन कर लो। ध्यान रखना इनफॉर्मल मिनी लिटरल अलायंस है। कौन कौन मेंबर है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। देखो ये तीनों वही वाले हैं, कौन से आपके क्वाड मेंबर्स हैं। इसके अलावा फिलीपींस है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वाड अलायंस। ये स्क्वाड अलायंस बेसिकली समझ में आ रहा है आपको क्या है ये, इसमें कोर मेंबर्स क्या है, इसका पता है ये क्यों बनाया गया है। चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस को हटाने के लिए, एड्रेस करने के लिए किसी भी तरह के अग्रेशन को, और इंडियन पैसिफिक जो आपका ओशन रीजन है उसको किसी भी तरीके से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्क्वाड को तैयार किया गया है। तो ध्यान रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम इसके ऊपर कुछ बात कर पाओ, ठीक है ना। न्यूज़ में ये बार बार इसीलिए रहता है गाइस क्योंकि चाइना का अग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। दिस इज़ अ वेरी टेंशन वाला मैटर। उसमें आया मिनीलेटरल अलायंस। क्या होता है ये मिनीलेटरल का मतलब है इनफॉर्मल। कैसा है, इनफॉर्मल और मोर टारगेटेड इनिशिएटिव पे ये काम करता है। बहुत ही टारगेट इनिशिएटिव हो, बहुत कंटिजेंसी सिक्योरिटी इशू हो तो मिनीलेटरल द्वारा इसको किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना इसके जितने भी आउटकम कमिटमेंट्स होते हैं वो सब नॉन बाइंडिंग और वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट कन्वेंशन जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं, ओटावा कन्वेंशन के बारे में। नाटो का मतलब जानते ही हो आप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनाई गई थी। इसके जो मेंबर्स हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन्होंने प्लान टू विदड्रॉ फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन क्योंकि इनको रशिया से थ्रेट हो रहा है, मिलिट्री थ्रेट आ रहा है। तो ओटावा जो है ये बेसिकली इसका काम ही यही था, बनाया ही इसको इसीलिए गया था कन्वेंशन को, ताकि किसी भी तरीके से आपका यूज़ प्रोहिबिशन या एंटी पर्सनल माइंस डिस्ट्रक्शन वगैरह को रोकने के लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया था। समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको बनाने का मकसद क्या है। इसका ये भी मकसद था कि एंटी पर्सनल माइंस को ना यूज़ किया जाए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, डिस्ट्रॉय ना की जाए माइंस, ठीक है। तो ये अडॉप्ट कब हुआ, ओस्लो में हुआ था, ठीक है।
और साइंड एट ओटावा 1997 सॉरी। इसके कई सारे सिग्नेचर्स एग्रीमेंट वगैरह किए गए हैं। तो ध्यान रखना, ओटावा कन्वेंशन ऑफिशियली इसका काम यही है कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटी है एलिमिनेट करने के लिए एंटी पर्सनल लैंड माइंस को वर्ल्ड वाइड 164 स्टेट मेंबर्स इसका पार्ट अभी भी हैं। तो आप समझ लो कि ओटावा कन्वेंशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? ओटावा कन्वेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी क्यों इसके बारे में न्यूज़ में इतना आ रहा है? क्योंकि मिलिट्री थ्रेट वाकई रशिया के बढ़ गए हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़, मैंने आपको बताया ना, लैटविया, पोलैंड, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज से बचना चाहती हैं। समझ रहे हो? तो ओटावा कन्वेंशन को एक और चीज़ क्या कहते हैं? एंटी पर्सनल माइंड बैन ट्रीटी भी इसको कहा जाता है। समझ गए बात यहाँ तक? चलिए मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। इसमें सिग्नेटरी ध्यान रखना, भारत सिग्नेटरी नहीं है, इसका सेक्रेटरी जनरल डिपॉजिटरी यूनाइटेड नेशंस का है। रायसीना डायलॉग को थोड़ा समझते हैं। 10th एडिशन दिल्ली में इसका हुआ, रायसीना डायलॉग 2025। होस्ट कौन करता है इसको? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो इसका इस बार कौन सा डायलॉग हुआ है? 10th नंबर का। इसको कौन होस्ट करता है? रिसर्च फाउंडेशन जो ऑब्जर्वर वाली है, MEA के अंडर आती है। इंडिया का जो एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, उसके लिए चलाया जाता है ताकि कोई भी चैलेंज आए इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर आए तो उसको ठीक किया जा सके। क्या इसके कोई पार्टिसिपेशन कंट्रीज़ भी हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इसके 125 कंट्रीज़ से, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट हैं, ये सब आते हैं। इसकी थीम क्या है? काल चक्र, पब्लिक पीस प्लानट, P3 इसको कहते हैं। तो इसमें डिस्कशन हुआ, इसमें 6 थीमेटिक पिलर्स हैं, चाहे वो ग्रीन ट्रिलेमा हो, डिजिटल प्लानट हो, ये सारे के सारे इसका पार्ट माने गए हैं। तो इस बार की थीम ध्यान रखना। और टेक अवेज़ यहाँ दे नहीं रखे हैं, बट आप सुन लो टेक अवेज़। इस बार का टेक अवे ये था कि हमें ट्रेड एंड इकोनॉमी वेपनाइजेशन जो हो रहा है, ट्रेड एंड टैरिफ से सेंक्शन लगा के हमें ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। यानी भारत रीवैल्यूएट करे अपने ट्रेड पार्टनर्स को, ऐसे पार्टनर्स के साथ जाए जो रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन अलाइनमेंट करते हो। क्वाड के ग्रुप को इस तरह से सीरियस लिया जाए कि चाइना के असर्टिव प्रेजेंस को हमें हटाना है। इसीलिए तो फिलीपींस चाह रहा है कि भारत स्क्वाड अलायंस भी ज्वाइन कर ले, ताकि साउथ चाइना से जो भी प्रॉब्लम आ रही है चाइना को लेके वो दूर की जा सके। और इसमें डिजिटल सोवरेनिटी का भी जिक्र था कि इंडिया कॉशियस हो जाए डेटा फ्लो को भी लेकर। समझ में आया रायसीना डायलॉग? दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस गाइज। मूव टू दी योर आपका जो पार्ट है MCQs का, उसको भी चेक कर लो, देख लो कितने आपको आ रहे हैं, कितने ध्यान से आपने टॉपिक को सुना है। आंसर के लिए आपको PDF शेयर कर दी गई है इवन टेलीग्राम लिंक पर, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पॉज कर दो वीडियो को और चेक करो कितना आपको आ रहा है करना, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल 10 क्वेश्चंस आर फॉर टुडेज। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम इकोनॉमी सेक्शन के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।